industrial society and social change. These political trends were sign of a new change. तो ये जो हम लोगों ने देखा रेडिकल और लिबरल कंजर्वेटिव काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंज को ये इशारा कर रहे थे. ये टाइम था ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. ये जो समय था ना 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी का, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे. लोगों के पैसे की हालत में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे थे. सोसाइटी में लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा था कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है. ये ऐसा टाइम था जब काफ़ी सारी नई नई सिटीज़ बन के आने लगी थी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने लगी थी, रेलवे आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था. ये 18th 19th सेंचुरी का ऐसा ही टाइम चल रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन विमेन चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज़ बनी, फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो आदमी औरत बच्चे सब लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया. जो काम करने के घंटे थे ना वो बहुत ज़्यादा होते थे. मतलब एक वर्कर 18 घंटे 20 घंटे भी उन लोगों से काम करवाया जाता था और उनके पैसे बहुत ज़्यादा कम दिए जाते थे. उनको बच्चों को भी काम करवाया जाता था. अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भाई लोग इतना इतना काम करने के लिए क्यों तैयार होंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड. ऐसा समय जब इंडस्ट्रियल गुड यानी कि जो फैक्ट्री का बना हुआ सामान था उसकी जब जिस समय पर डिमांड नहीं होती थी तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी होती थी. घर साफ़ सफाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लोग गाँव से निकल करके शहरों में पहुंच रहे थे और शहरों में फिर इसकी वजह से स्लम्स झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी. कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, लंदन की भी बात कर रही हूँ. इस टाइम पर 18th सेंचुरी के टाइम पर यूरोप आज जो इतना खूबसूरत सा हमें लगता है उस समय पर ये भी बहुत ख़राब हुआ करता था. लिबरल्स रेडिकल्स ने सोचा कि ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं इनको ठीक कैसे किया जाए. देखिए ऐसे इस तरीके से लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में और बहुत बुरी हालत में रहा करते थे. द लंदन इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्पररी. तो पिक्चर है एक. कंटेम्पररी का मतलब होता है उसी समय के लोग. ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी ना वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी. लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे या फिर एम्प्लॉयर्स होते थे. तो लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए. देखिए इतनी बड़ी बड़ी विचारधाराएं तभी तो रखेगा ना इंसान. जब उसका पेट भरा हुआ होगा, जिसका पेट खाली होगा उसको कोई विचारधाराएं उसके दिमाग में नहीं आती है. उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ खाना आता है. तो जो रेडिकल कंजर्वेटिव और लिबरल ये कौन होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे वही तो ये सब सोच पाएंगे. तो वही ये लोग हुआ करते थे, प्रॉपर्टी ओनर्स हुआ करते थे या फिर फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे. मतलब थोड़ा बहुत पैसे वाले ही हुआ करते थे. Having made their wealth through a trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workplace in the economy was healthy and citizens were educated. तो इन लोगों ने तो पैसा काफ़ी बना लिया था. फिर ये काफ़ी सारे लोग होते थे जो सोचते थे कि हमने बना लिया है, सोसाइटी के और लोगों तक भी ये सारी की सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए और इकोनॉमी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए. अगर सिटीजन्स पढ़े लिखे होंगे तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा. अपोज टू द प्रिविलेजेस ऑफ द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, द फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. तो जो लिबरल थे और रेडिकल्स थे ना, ये लोग सोचते थे कि जो प्रिविलेजेस होनी चाहिए, प्रिविलेजेस यानी कि जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जो इंडिविजुअल कोई एक पर्सन अपनी मेहनत से खुद को बनाता है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जानी चाहिए. अपनी मेहनत से जो काम करेगा उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिले, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले. जो इंसान है उसको फ्रीडम मिले, उसको फ्रीडम इंश्योर करनी चाहिए. अगर गरीब जो है वो लेबर है एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप. तो गरीब भी अच्छे से काम कर पाए और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो डेवलप कर जाएगी. काफ़ी सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहते थे. इन द वर्ल्ड रिलीड अराउंड liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो इन लोगों जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते थे. ऐसे औरत और आदमी जो बदलाव चाहते थे वो इस तरीके के रेडिकल्स और लिबरल्स वाली विचारधारा वाले लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया करते थे. काफ़ी सारे जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल रेडिकल, चाहते थे कि रिवॉल्यूशन हो, revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. तो जो 1815 के टाइम पर हम लोगों ने देखा था ना, नेपोलियन को मार दिया था और फिर दोबारा से मोनार्की आ गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी. तो लिबरल और रेडिकल लोग चाहते थे जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1815 के बाद आई है ना, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये ख़त्म होनी चाहिए. फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क
टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो रशिया में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में यहाँ पे फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह होने लगे और जो मोनार्क्स थे, मोनार्क का मतलब होता है राजा महाराजा, उन लोगों को हटाने की कोशिशें की गई। नेशनलिस्ट होते हैं राष्ट्रवादी, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने वर्क किया उठा फेंकने के लिए जो मोनार्क्स थे ना, एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, जो राजा वगैरह थे, उनको हटाने की काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने कोशिश की। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो इस तरीके के समाज की, इस तरीके के देश की बात करते थे जहाँ पर हर नागरिक का बराबर अधिकार होंगे। 1815 के बाद ये मज़ीनी जो था, एक इटालियन नेशनलिस्ट था, ये इसके बारे में ना 10th क्लास में पढ़ोगे आप। एक इटालियन नेशनलिस्ट था, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने कंस्पायर किया था दूसरों के साथ इटली में। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स। तो जो ये मज़ीनी था ना, गसप मज़ीनी काफ़ी कुछ लिखता था, लोग इसकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होते थे। इवन इंडिया में भी इसको पढ़ा जाता था और इसकी बातों से लोग इसकी बातों को फॉलो करते थे और अपने अनुसरण में लाते थे और काम करते थे। अब आगे है, कितना हो गया, 20 मिनट में, चले आओ देख लेते हैं। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो सोशलिज्म यूरोप में कैसे पहुंचा? परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्स वॉज सोशलिज्म। तो फार रीचिंग मतलब बहुत ही एक अच्छा सा, मतलब एक अच्छा कहें बुरा कहें, बट एक विजन था, एक सोच थी कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। मिड 19th सेंचुरी का जो यूरोप था ना, उसमें सोशलिज्म जो है वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी आते आते सोशलिज्म के बारे में पूरे यूरोप में बातें की जाने लगी थी। सोशलिस्ट लोग जो थे वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, सरकार का हक होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे और सरकार ही उस प्रॉपर्टी को बांट करके लोगों को दे। और ये कहते थे कि जो सारे के सारे दुख दर्द और सारी की सारी खराब चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही हो रही हैं। इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोप्राइटराइट वर concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। तो भाई प्रॉपर्टी एक इंसान की खूब सारी प्रॉपर्टी है, काम कोई दूसरा कर रहा है, पूरे मतलब खून पसीना बहा करके खूब मेहनत से वो काम कर रहा है, मगर उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कुछ चला जा रहा है उसके पास जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। तो अगर सोसाइटी को, ना कि एक पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक पर्सन के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी का कंट्रोल पूरे के पूरे समाज के पास होना चाहिए। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। ज़्यादा अटेंशन दी गई पूरे के पूरे समाज की भलाई हो। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो सोशलिस्ट इस तरीके का चेंज चाहते थे। सोशलिस्ट कौन थे? जो कहते थे कि प्रॉपर्टी पूरे समाज की होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बिल्ड होंगी? तो अलग अलग सोशलिस्ट लोग जो थे ना, उनके अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग विजन थे, अलग अलग सोच थी फ्यूचर के बारे में। कुछ लोग बिलीव करते थे इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए कोऑपरेटिव्स क्या होती है ना, कोऑपरेटिव्स में जैसे कि एक छोटी सी आप कारखाना समझ लीजिए, छोटा सा स्टार्टअप टाइप का समझ लीजिए, जिसमें सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सबका उस फैक्ट्री में हक है, हर एक पर्सन का हक है और जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। रॉबर्ट ओवन जो थे एक काफ़ी लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर का मतलब होता, इंग्लिश कौन है? जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, उनको इंग्लिश बोला जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरर थे, इनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी, सामान बनाते थे। तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करी थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। कहाँ पर? यूएसए में इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। और काफ़ी सारे सोशलिस्ट थे, वो कहते थे कि कोऑपरेटिव्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, बल्कि कोऑपरेटिव्स जो है वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बनाएगी तो इसको काफ़ी अच्छे से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग कोऑपरेटिव, आप समझ गए ना, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरा का पूरा हक उन लोगों का, एक सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, सब लोगों का उसमें हक है। फ्रांस की अगर बात करें तो उसमें एक लुइस ब्लैंक थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को हटा दे। कैपिटलिस्ट क्या होता है? जैसे एक फैक्ट्री है, खूब बड़ी फैक्ट्री है, उसका एक ही मालिक है, बाकी सारे तो वर्कर्स हैं। वर्कर्स को तो उनकी थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाएगी और सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा? इस एक पर्सन के पास जाएगा। ये चीज़ होती है कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों के वेलफेयर को नहीं दी जाती, लोगों की भलाई को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। सोशलिज्म में लोगों की भलाई को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।
तो ये जो लुइस ब्लैंक था, ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है इनकरेज करे कॉपरेटिव्स को और कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइज है इनको हटा दे। और कॉपरेटिव्स जो है क्या होते थे, कॉपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोग मिल करके आएंगे जो सामान को इकट्ठा होकर के प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा अपने मिल करके सब लोग बांट लेंगे। कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1818 से 1883, एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये जो है एडेड अदर आइडियाज टू देयर बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्होंने कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके सोशलिज्म के लिए दिए। मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज है, एक ही पर्सन है, 1-2% सारा का सारा पैसा खा जा रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को ओन करते हैं और सारा का सारा पैसा खुद खा जाते हैं, जबकि जो पैसा प्रॉफिट है वो वर्कर्स के साथ भी शेयर होना चाहिए। वर्कर्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो प्राइवेट कंपनी ले जाती है और वर्कर्स के भलाई के लिए तो पैसा लगाया ही नहीं जा रहा है। वर्कर्स को क्या करना चाहिए, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ओवरथ्रो का मतलब उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के ओनर्स को उखाड़ फेंको, और राज किसका चलना चाहिए, फैक्ट्री के वर्कर्स का, लोगों का राज चलना चाहिए जो कि उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होनी चाहिए और सरकार ही उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से चलाए, लोगों में बांट करके। मार्क्स बिलीव करते थे टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। तो मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिस्ट वही है पैसे वाला, आप समझ लीजिए, एक्सप्लॉयटेशन जो परेशान किया जा रहा है, जो इतनी गरीबी की हालत में पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोग रह रहे हैं और कुछ ही लोगों के पास पैसा है, यही तो शोषण होता है, इसको ख़त्म करना चाहिए और वर्कर्स को इकट्ठा होकर के आना चाहिए, साथ मिल करके काम करना चाहिए। और मार्क्स ने वर्कर्स को कन्विंस किया कि वर्कर्स वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और कि जो वर्कर्स हैं ना वो जीत सकते हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और मार्क्स कहते थे कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है जिसमें लोगों की चलेगी, जिसमें एक सरकार ऐसी होगी जो लोगों के भले के लिए काम करेगी, ऐसी ही सोसाइटी तो फ्यूचर की सोसाइटी है। अब आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। उस समय पर ना 18th सेंचुरी, मेनली मिड 19th सेंचुरी, तो उस समय पर सोशलिज्म के लिए बड़ी ज़्यादा मतलब एक लहर चली हुई थी सोशलिज्म की। बाय 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में ये आइडियाज़ फैल गए थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, अपने एफर्ट्स को इकट्ठा लाने के लिए जो लोग थे ना, इन्होंने अपनी सोसाइटी पूरी बना ली थी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल। तो टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, सोशलिस्ट लोग जो थे, जो समाज के लिए वर्कर्स के भले के लिए काम करना चाहते थे, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी फॉर्म कर ली जिसका इन्होंने नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड में और जर्मनी में बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो वर्कर्स जो थे यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जर्मनी में, इंग्लैंड में, उन्होंने एसोसिएशंस मतलब ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए ताकि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, काम जहाँ पे वो करें वो ढंग से उनको काम करने को। कंडीशंस इतनी ख़राब होती थी, बहुत ही कम जगह में बड़े सारे लोग काम कर रहे होते थे और कई घंटों काम करते थे बिना ब्रेक्स के, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने फंड्स बनाए ताकि पैसे वैसे इकट्ठे करें, ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस का टाइम आ जाए, ऐसा समय आ जाए जब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो उनको पैसा मुहैया कराया जा सके और वर्किंग आवर कम हो और राइट टू वोट मिले, फैक्ट्री में जो काम हो वो वोट के आधार पर हो, सब लोगों से मिलजुल के काम डिसाइड किया जाए, इस तरीके की बातें वर्कर्स पार्टी किया करती थी। जर्मनी में एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वर्क करती थी विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो जो वर्कर्स पार्टी थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मिलकर के काम करती थी और वहाँ पे सीटें भी इसने जीत ली थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। 1905 आते आते सोशलिस्ट हो गए। ट्रेड यूनियनिस्ट होते थे, जो जैसे कि व्यापार हो रहा है, व्यापार कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, इसके भी एसोसिएशंस बनने लगे थे, तो ट्रेड यूनियन भी बनने लगी थी। 1905 आते आते फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में, और अगर आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में और कौन सी दूसरी पार्टी चलती है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड द सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में तो नहीं आ पाए थे, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स जो हैं थी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, जो
देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, और काफ़ी पॉलिसीज़ इनके सोशलिस्ट आइडिया के थ्रू ही बनी हैं वहाँ पर उस समय 1914 में भी। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल एंड रेडिकल्स। तो गवर्नमेंट में जो है लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स ही हुआ करते थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सोशलिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा 1915 तक नहीं थे, बट 1915 के बाद रशिया तो पूरा सोशलिस्ट ही हो गया था। तो पेंटिंग है ये पेरिस कम्यून की 1871 में, जहाँ पर एक पोर्ट्रेट सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च, तो 1871 के टाइम की वो है कि पेरिस में मार्च वगैरह हो रही है। इस पीरियड में जो था, क्या पीपल, लोगों ने कहा था कि पीपल की गवर्नमेंट बनाओ। इसमें वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये कहते थे कि लोगों की गवर्नमेंट बननी चाहिए।